नमस्कार। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं मौर्य साम्राज्य में। देखिए, मौर्य कला हमें दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सुनाती हैं। एक तरफ है साम्राज्य की जबरदस्त शान और शक्ति की कहानी, और दूसरी तरफ है आम लोगों की आस्था और उनकी रोज की जिंदगी की कहानी। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मौर्य कला की इस दोहरी विरासत को समझेंगे। फिर हम राजकीय कला और लोक कला की दुनिया में उतरेंगे। और हाँ, अशोक के स्तंभों की तुलना फारस के स्तंभों से भी करेंगे। और आखिर में जानेंगे कि मौर्य कला की अपनी अलग पहचान क्या थी। तो मौर्य कला को समझने की चाबी क्या है? बहुत सिंपल है। इसे बस दो मुख्य हिस्सों में बांटकर देखना होगा, और यकीन मानिए यही इस पूरे दौर की कला को समझने का सबसे जरूरी पहलू है। देखिए, मौर्य कला की दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी राजकीय कला, जिसे सम्राट अशोक जैसे शासकों ने बनवाया था अपनी शक्ति और अपनी विचारधारा को दिखाने के लिए। और दूसरी तरफ थी लोक कला, जो आम लोगों की मान्यताओं और परंपराओं का आईना थी। तो ये सिर्फ कला का बंटवारा नहीं है, ये मौर्य समाज की बनावट को भी दिखाता है। एक तरफ ऊपर से नीचे की ओर शक्ति का प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ नीचे से ऊपर की ओर संस्कृति की एक खूबसूरत झलक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजकीय कला की। जरा सोचिए, इसका स्केल कितना बड़ा होगा। ये कला बड़े पैमाने पर बनाई गई थी, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, पूरे साम्राज्य में शासक की ताकत का ऐलान करना। अब इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सदियों बाद जब चीनी यात्री फाहियान ने मौर्य महल के बस खंडहर देखे, तो उनके मुंह से निकला, ये इंसानों का काम हो ही नहीं सकता, इसे तो देवताओं ने बनाया है। सिर्फ एक लाइन, और ये उस महल के बारे में सब कुछ कह जाती है। पटना के पास कुम्हारार में ये महल था, और दिलचस्प बात यह है कि यह मुख्य रूप से लकड़ी से बना था। इसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा 80 खंभों वाला हॉल था, और इसकी शान का आलम यह था कि ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने भी कहा था कि ये तो पर्शिया के आलीशान महलों से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। महल तो थे ही, लेकिन राजकीय कला का वो सिंबल जो आज भी हमारी पहचान है, वो थे अशोक स्तंभ। ये सिर्फ पत्थर के खंभे नहीं थे, ये साम्राज्य के कोने कोने में धर्म और शासन के मैसेंजर बन के खड़े थे। इन स्तंभों की बनावट सच में कमाल की है। सोचिए, ये मोनोलिथिक थे, यानी 40-50 फीट ऊंचे ये स्तंभ एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाए गए थे, कोई जोड़ नहीं। चुनार के बलुआ पत्थर से बने इन स्तंभों पर एक खास मौर्यकालीन पॉलिश की जाती थी, ऐसी शीशे जैसी चमक कि आज 2000 साल बाद भी वैसी की वैसी है। कहते हैं कि इसे एगेट जैसे पत्थरों से घिस घिस कर हासिल किया जाता था। और स्तंभ के टॉप पर उल्टे कमल के ऊपर शेर या बैल जैसे शक्तिशाली जानवरों की शानदार मूर्तियां। और हाँ, ये हिस्सा एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सारनाथ के सिंह स्तंभ के निचले हिस्से यानी एबेकस पर बने 4 जानवर बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण पलों के प्रतीक हैं। हाथी उनके गर्भ में आने का, बैल उनके यौवन का, घोड़ा उनके घर छोड़ने का, और शेर उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक। अब इस राजकीय कला का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना है तो बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि सम्राट अशोक ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। जी हां, 84,000। तो ये तो हुई राजाओं और साम्राज्य की भव्य कला की बात। चलिए अब उस कला की तरफ चलते हैं जो आम लोगों के दिलों से निकली थी, जिसमें उनकी आस्था थी, उनकी अपनी कहानियां थी और उनकी जिंदगी थी। लोक मूर्ति कला की बात हो तो दीदारगंज यक्षिणी का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। इसे चौरधारिणी भी कहते हैं। ये आदमकद मूर्ति भी एक ही पत्थर से बनी है, और इस पर जो मौर्यकालीन पॉलिश है ना, उसे आज भी बेजोड़ माना जाता है। कमाल की कारीगरी है। मौर्य काल में ही भारत में एक और कमाल की चीज शुरू हुई, रॉक कट आर्किटेक्चर, मतलब पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाना, जैसे गया के पास बराबर की गुफाएं। प्रोसेस सोचिए कितना दिलचस्प था। पहले चट्टान पर लकड़ी की बनावट जैसा एक सजावटी दरवाजा तराशा जाता, फिर साधुओं के रहने के लिए ठोस चट्टान को अंदर से खोखला किया जाता, और आखिर में अंदर की दीवारों पर वही शानदार पॉलिश की जाती कि जरा सी आवाज भी गूंज उठती थी। उस दौर के मिट्टी के बर्तनों में भी एक चीज बहुत खास थी, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड या NBPW। अपनी चमकदार काली सतह और बेहतरीन फिनिश की वजह से ये उस जमाने के सबसे शानदार और कीमती बर्तन माने जाते थे। शायद इन्हें सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब आते हैं मौर्य कला से जुड़ी सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसा सवाल जो आज भी एक्सपर्ट्स को 2 हिस्सों में बांट देता है। सवाल यह है कि क्या ये एक मौलिक भारतीय शैली थी या कहीं बाहर से किसी विदेशी कला से प्रेरित थी।
और सवाल सीधा है, क्या अशोक के स्तंभ फारस के हखामोनी साम्राज्य के स्तंभों की कॉपी थे? ये सवाल सिर्फ अकादमिक चर्चाओं में ही नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी खूब उठता है। लेकिन असल में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, मौर्य स्तंभ मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर के थे, जबकि पारसी स्तंभ कई टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे। मौर्य स्तंभ खुले में स्वतंत्र रूप से खड़े होते थे, जबकि पारसी स्तंभ विशाल महलों का हिस्सा थे और छत को सहारा देते थे। मौर्य स्तंभों का तना चिकना और ऊपर की ओर पतला होता जाता था, जबकि पारसी स्तंभों पर नालियां बनी होती थीं। और सबसे बड़ा अंतर, मौर्य स्तंभों का कोई अलग आधार नहीं होता था, उन्हें सीधे जमीन में गाड़ दिया जाता था। ये सारे अंतर साफ तौर पर साबित करते हैं कि ये एक स्वतंत्र और मौलिक भारतीय कला। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम ये समझते हैं कि मौर्य कला ने अपनी एक ऐसी जबरदस्त और अनूठी पहचान छोड़ी है जो आज भी हमें हैरान करती है। ये भारतीय कला के इतिहास में सचमुच एक मील का पत्थर है। तो अगर मौर्य कला की विरासत को 3 खासियतों में समेटना हो तो वो क्या होंगी? पहली, मोनोलिथिक निर्माण, यानी एक ही विशाल पत्थर से तराशने की अद्भुत कला। दूसरी, रॉक कट तकनीक, यानी प्राकृतिक चट्टान को काटकर वास्तुकला बनाने की भारत में शुरुआत। और तीसरी, मौर्यकालीन पॉलिश, वो बेजोड़ शीशे जैसी चमक जो सदियों के थपेड़ों के बाद भी कायम है। मौर्य साम्राज्य के बाद कला की एक नई लहर आई। तो अब सोचने वाला सवाल यह है कि कला की गांधार और मथुरा शैलियों के बीच आखिर क्या अंतर था? यह एक ऐसा विषय है जो हमें भारतीय कला के अगले रोमांचक अध्याय की ओर ले जाता है।